चलिए, गुप्तोत्तर काल का ये थर्ड पार्ट है अपना। तो इसमें है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो किसके साथ नहीं है? तो वह अभिनव गुप्त के साथ। उसके बाद है 76 वाला क्वेश्चन, सुमेलित करना है। ठीक, तो चलिए इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो पहला है विक्रम संवंतर, तो ये किससे होगा? ये वाला, और ए का तो 4 हो गया, और दूसरा है शक संवंतर, ये हो गया 78। तो देख लो, शायद इसी से मिल जाए। ए का 4, बी का 3, देखिए मिल गया। ये इसका मतलब डी वाला सही है पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को सिलेक्ट कीजिए। तो इसमें जो है पूछा गया है कि सही कौन सा है। तो पहला है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, ये तो ठीक है। फिर उसके बाद शक संवत 78 से आरंभ हुआ, ये भी ठीक है। गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासन का सन 1192 से शुरू हुआ। इसका मतलब 1 2 3 4 चारों विकल्प सही है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख जो है वो वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वह वर्ष कौन सा होगा? तो इसमें जो है आप कैसे कैलकुलेट करेंगे तो देख लीजिए। इससे कैलकुलेट करने के लिए 465 प्लस 58 प्लस 78, जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 601। क्लियर? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे हम विक्रम संवत में बदलेंगे तो क्या होगा? तो देखिए, शक संवत का आरंभ 78 ईसा पूर्व से माना जाता है और विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व अथवा 58 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो पुलकेशिन द्वितीय के बादामी शिलालेख में विक्रम संवत से दिनांकित करने के लिए हमें वर्ष 465 में 78 और 58 को जोड़ना पड़ेगा। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा बैठेगा जाके 601। फिर है एक चालुक्य अभिलेख जो है के तिथि अंकन के में शक संवत का वर्ष 556 दिया है। तो इसका इक्विवेलेंट ईयर कौन सा होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर जो है शक संवत तो हम जानते हैं 78 ईसा पूर्व, तो इसको आप ऐड करेंगे तो 556 में जब आप 78 ऐड कर देंगे तो मिलेगा आपको 634। आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। तो क्या मूल स्थान था? प्रतिष्ठानपुर। अगला क्वेश्चन है, मौखरी शासकों की राजधानी थी। तो मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? कन्नौज। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? तो ये हैं कल्हड़ की पुस्तक। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके द्वारा दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है।
इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कल्हड़ की कृति राजतरंगिणी में भी मिलता है। कालिदास एवं हरिसेन की रचनाओं में हर्ष से संबंधित किसी भी सूचना का उल्लेख नहीं है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक, तो किसने लिखी थी हर्षचरित पुस्तक? अभी ऊपर वाले तो प्रश्न में पढ़े थे आप, बाणभट्ट। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। उसके बाद अगला जो है क्वेश्चन वो क्या है? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? अभी आपको बताए थे इस सवाल का जवाब। चलिए, कन्नौज ऊपर आप देख चुके हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो कहाँ किया था बताइए? कन्नौज तथा प्रयागराज में किया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। उसके बाद है कविबाण निवासी था, तो कविबाण कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। बाणभट्ट का जन्म औरंगाबाद जिले के वर्तमान बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित पृथ्वीकूटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था चित्रभानु, माता का नाम था राजदेवी। वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके? सम्राट हर्ष के। वैनसांग चीनी यात्री था ये, नालंदा विश्वविद्यालय में ये अध्ययन के लिए आया था। ठीक है, तो ये वैनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वैनसांग ने की थी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, इसमें बताना है भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन वांग वैनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्न कथन सही हैं। तो देखिए, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे? नहीं। दूसरी बात, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। ये सही बात है। उसके बाद है व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। ये भी बात ठीक है, हिसाब से बी ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद है अगला, हर्ष के दरबार में वैनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो किसने भेजा था बताइए? तो इसमें दिया है ताइशुंग तुंगकुआन के येनवू, उपयुक्त में कोई नहीं थी, यही सही है। वैनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताई सुंग का समकालीन तथा इसी के राज्य का नागरिक था। तुर्क आक्रांताओं के भय से ताई सुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिम में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। 627 ईस्वी में वैनसांग राजाज्ञा का उल्लंघन कर ताइसुंग राज्य के पश्चिम में यात्रा करते हुए सिल्क मार्ग से भारत पहुंचा। 13 वर्षों के भारत प्रवास के बाद जब वह वापस चीन पहुंचा, तब सम्राट ने उसके कृत्यों के लिए उसे दंडित करने के बजाय उसका स्वागत किया था और उसे अपना आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया था। सम्राट के अनुरोध पर वैनसांग ने अपने यात्रा अनुभवों
को पुस्तक अ रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स में संकलित किया था। ठीक है, तो हिसाब से इसका जो आंसर था वो डी वाला विकल्प सही था। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध नगर था वो कौन सा था? मथुरा। सूती कपड़ों के लिए मथुरा फेमस था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कौशे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बताइए। रेशम के लिए किया गया है, याद होना चाहिए आपको। अगला शब्द क्वेश्चन है चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो देखो ये सवाल आ गया, मैंने अभी बताया था, तो ये नालंदा में इसने अध्ययन किया था। ठीक है, अभी बता चुके हैं आपको। आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है, तो क्या मुख्य कारण है इसका? तो देखिए, हर्ष के प्रति सम्मान नहीं, ऐसी बात नहीं। नालंदा में अध्ययन, ये वो बात नहीं है। बौद्ध धर्म में आस्था, नो। इसका मतलब क्या है? की रचना। वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसे की कहा जाता है, जान लीजिए, कहा जाता है। वेनसांग की इसी रचना के कारण उसे याद किया जाता है क्योंकि इसमें तत्कालीन भारत संबंधी काफ़ी जानकारी उपलब्ध होती है। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, तो वो था वेनसांग। अगला क्वेश्चन है की नामक यात्रा विवरण किससे जुड़ा है? वेनसांग से जुड़ा है, डी वाला विकल्प सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो है चीनी यात्री इसिंग ने बिहार का भ्रमण किया, तो इसने बिहार का भ्रमण कब किया था? लगभग 671 के आसपास शायद किया, 70 के। तो ये 405, ये तीनों नहीं है, तो इसका मतलब डी वाला पार्ट सही है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो ये करते हैं यूनतू। प्राचीन कालीन चीनी लेखक ने भारत का उल्लेख यूनतू तथा थियांतू नाम से किया है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, क्या कारण था विनाश का? मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा विहार। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है नालंदा कहाँ पर स्थित है? बताइए। बिहार में स्थित है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, तो प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था? कन्नौज। अगला क्वेश्चन है कि कथन है इसमें सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी, सही है। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था। ये इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, इसका मतलब ए वाला विकल्प ही सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए 108th क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया? अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता।
भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। सही है। सामंत तथा उसके अध्यापित के बीच स्वामी दास का संबंध। ये सही है। तो ये वाला बी वाला पार्ट सही है इसका। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, निम्न कथनों पर विचार करें। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं, उन्हें चुन लें। ठीक है। तो इसका जो है पहला देखिए क्या है, चीनी यात्री फायान ने कनिष्क के द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। नहीं, ये नहीं सही है। चीनी तीर्थ यात्री वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। नो, तो ना ही एक सही है ना ही दो सही है, इसलिए इसका डी वाला पार्ट सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है कि उन्होंने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। नो, उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज का नाम दिया। सी विकल्प इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, तो केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो ये हैं जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। ये 4 जगह, यानी सी वाला पार्ट सही है, ये याद रखिए आप। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम से सम्मिलित नहीं है। 4 धाम में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मानसरोवर, बाकी पुरी है, द्वारका है, रामेश्वरम है। ये है 4 धाम है, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम 4 हैं, मानसरोवर नहीं है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो उसको आप पहचान करें। तो कौन सा नहीं है, राज रवि कीर्ति ये नहीं, पुलकेशिन नहीं, बाबू ने, कन्नौज ने, हरिसेन। ये हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता तथा समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक सचिव था, जबकि हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था। फिर 115वां क्वेश्चन है, सूची दिया है दरबारी कवि और राजा, कौन किसके राजा का दरबारी कवि था, इस पर संबंधित क्वेश्चन है ये। तो इसको मिलाएंगे हम लोग। देखिए, तो अमीर खुसरो का जो है अलाउद्दीन खिलजी था, और कालिदास जो थे ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय, कालिदास। ठीक। और उसके बाद है हरिसेन, उसके बाद क्या है, हरिसेन, समुद्रगुप्त, और बचा बाणभट्ट, तो ये थे हर्षवर्धन बाणभट्ट। ठीक है ना, ये इनके दरबारी कवि थे। चलिए, तो इस हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़े बनाइए, नीचे दिए गए कूट में सही चुनिए। तो चलिए देखते हैं। तो भोज जो है वो क्या है, धा। उसके बाद दुर्गावती, गोंडवाना। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त विदिशा, मध्य प्रदेश। उसके बाद है अशोक, उज्जैन। ये इस तरह से हो गया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसका भी
कुछ कमेंट भी कर दिया करें प्लीज़। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर भी कर दिया करें, और भी लोगों का भला होगा। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुक्रिया।